अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा चनान नॉवल की एपिसोड नंबर 11 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ट्विस्ट। दुपट्टा गद्दे से लाकर कमर के गिर्द बांधे वो चूल्हे के आगे खड़ी थी। खाने की खुशबू किचन से निकलकर सारे घर में फैल रही थी। मासी, मेरा फ़ोन बज रहा है बेटा, मुझे ला कर दो। किचन से ही इसने हाँक लगाई थी। मीर वो खाना बनाने में मसरूफ़ थी जब इसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई दी थी। हंडिया में चमचा हिलाते हुए वो इन दोनों को आवाज़ दे रही थी। कहाँ हो दोनों? 5 मिनट मज़ीद गुजरे तो इसे तशवीश सी हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो इसकी पुकार पर जवाब न देते। हंडिया पर ढक्कन देते हुए वो किचन से बाहर निकली। सारे अपार्टमेंट में सन्नाटा सा देकर इसका दिल दहल सा गया। इनका शोर शराबा ही तो इसके लिए मताए कुल था। 2 कमरों का वो छोटा सा घर जो पहले इसके और मीर के लिए और अब यलमास के लिए भी कुल कायनात थी। मीरू, माजी, वो इस कमरे में गई जहाँ वो पहले इसके साथ सोया करते थे। फिर दूसरे कमरे में गई। वो कमरा अब दोनों का बेडरूम बन चुका था। खूबसूरत से 2 मैट्रेस जिन पर कार्स, कार्टून कैरेक्टर्स की प्रिंटिंग वाली बेडशीट्स थी, एक दूसरे से बिल्कुल जोड़कर रखे हुए थे। एक कोने में सलीके से पड़े खिलौने, कार्टून कैरेक्टर्स, सजी दीवारें और दोनों के स्कूल बैग्स इस बात का इशारा कर रहे थे कि दोनों ही इस कमरे में नहीं वरना कमरे में तबाही मच चुकी होती। वो इन्हें स्कूल से लाकर खुद खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई थी और वो दोनों अब कहीं नहीं थे। या अल्लाह, कहाँ चले गए? वो दरवाजे की जानिब भागी। बूम! दोनों न जाने कहाँ से आकर इससे लिपट गए। एक पल को वो चौंकी मगर इसके बेचैन दिल को ठंडक मिल गई। मामा डर गई, मामा डर गई। मीर उछल उछल कर कहके लगा रहा था। इसने सुकून की सांस खारिज करते हुए घुटनों के बल बैठकर कद इनके बराबर किया। हाँ। इन दोनों को देखते हुए इसकी आंखें भर से आईं। मामा वाकई डर गई थी। दोनों को खुद में भेजते हुए इसने आंखें बंद कर लीं। आइंदा ऐसा कभी मत करना। वो बहुत डर गई थी कि अगर वो घर से बाहर अकेले निकल चुके होते और कोई इन्हें नुकसान पहुंचा देता तो वो एक बार फिर से मर जाती। इन्हें चूमते हुए इसने खुद से अलग किया। बच्चे मामा को बताए बगैर कहीं नहीं जाते। मामा, हम कहीं नहीं गए थे, हम तो बेड के नीचे छुपे हुए थे। मीर ने जवाब दिया था। सॉरी। यलमास कुछ शर्मिंदा, थोड़ा डरा डरा सा हुआ लग रहा था। कोई बात नहीं बच्चे, इसने नरमी से इसके माथे पर आते बाल पीछे किए। बस मामा डर गई थी ना कि आप कहीं दूर ना निकल गए हो। पता है ना, बाहर गंदे लोग भी होते हैं। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। एक जैसे पीली टी शर्ट्स, नीले ट्राउज़र और एक जैसे हेयर कट में इनको पहचान पाना नामुमकिन था। ये एक जैसा हेयर कट भी मीर की ज़िद पर हुआ था, वरना इनको पहचानने के लिए इसका वाहिद सहारा हेयर स्टाइल ही था। अब वो इनके बीच का फ़र्क अदाद की बुनियाद पर पहचानती थी। एक तरफ यलमास था, नहायत एहसास कम शरारती और शर्मिला सा, जो अजनबियों से एहतराज़ बरतता था। दूसरी जानिब था मीर, बेतहाशा बातूनी, सबसे घुल मिल जाने वाला, 24 घंटे सवालात पे सवालात करने वाला और शरारतों का तूफ़ान ले आने वाला लाउबाली सा। वो आप यलमाज ने कोई बात कहना चाहिए मगर जुमला अधूरा छोड़ दिया। बोलो माजी, ऐसे झिझक कर बात मत किया करो, मामा को अच्छा नहीं लगता। वो कुछ सोचने लगा। आप मारेंगी तो नहीं ना? इसके सवाल की चोट इसे अपने दिल पर महसूस हुई। वो ऐसी ही बातें किया करता था। मेरा बच्चा, मैं क्यों मारूंगी आपको? वो कुछ सोचने लगा। वो मुझसे ना बाथरूम में शैम्पू गिर गया था, इसने झिझकते हुए कह दिया। इतने महीनों की इसकी मेहनत ये ज़रूर रंग लाई थी कि बिलाशुबा डरते डरते ही सही मगर वो इसे सच बता दिया करता था, यानी वो इस पर एतबार करने लगा था। बस इतनी सी बात, अभी साफ कर देते हैं। वैसे आप बाथरूम में क्या करने गए थे? इसकी नाक नरमी से खींचते हुए इसने कहा। वो मीर ने कहा था कि मीर ने इसे घूरा। मीर, अब क्या नया तजुर्बा करना था? इसने सर पर हाथ मारा। उफ माजी यार, मीर की बात पर इसने हंसी जब्त की। ये कह रहा था कि बुलबुले बनाते हैं और बाकी बनाकर खेलेंगे। डव शैम्पू से यलमाज ने इसके मज़ीद राज फाश किए। शैम्पू से कैसे? मीर ने शरारती से मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। वो मामा, वो हमने यूट्यूब पर देखा था, इसने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा। उफ अल्लाह, एक तुम और एक तुम्हारे तजुर्बे। जाओ दोनों अभी खिलो और ख़बरदार बाहर कोई नहीं जाएगा, वरना मैं आपके चच्चू से पूछ लूँगी कि इस लेटर में आपने क्या लिखा है। धमकी इसने मीर को दी थी। नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, वो हंस दी। अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगी, लेकिन कोई उल्टा काम नहीं होगा, ओके? इससे वादा करते हुए वह कमरे की जानिब भाग गए। इन्हें जाता देखकर वो मुस्कुराए। मेरे शहजादे, मोहब्बत भरे लहजे में इसने कहा और किचन की जानिब मुड़ गई। कुछ दिन पहले मीर और यलमाज दोनों ने अपने
चच्चू को खुफिया खत लिखा था, वो चाचू की जानिब भेजा तो इसी ने था, मगर इन दोनों ने इससे वादा लिया था कि वो ना खोल कर देखेगी, ना पूछेगी कि क्या लिखा है। वो किचन में अपने काम में मसरूफ़ हो गई, इस बात से अनजान कि वो दो मासूम से खत कहाँ पहुँच चुके थे, या इन खतूत की वजह इनकी ज़िंदगियाँ फिर से आजमाइश का शिकार होने वाली थी। यहाँ के दरख्तों का तो क्या ही कहना है। देवदार, जिसे मुकामी ज़बान में दियार कहते हैं, स्वात के बुलंद मकामात पर पाए जाने वाले अहम दरख्तों में शामिल है। इसकी लकड़ी मजबूत और पायदार होती है और तामीरात में इस्तेमाल होती है। उस सफ़र के दौरान इसे मालूमात भी फहम कर रहा था। पहाड़ों का बेटा अपने इलाके की कुदरती दौलत से कैसे गाफिल हो सकता था। पीनस चढ़ पान यानी हमारी ज़बान में सरू ज़्यादातर स्वात के निचले इलाकों में पाए जाते हैं। ये खुश्क इलाकों में उगते हैं और अपनी रीजन की पैदावार के लिए मशहूर हैं। पीनस फिर आते हैं, जिसे मुकामी ज़बान में कायल कहा जाता है। स्वात के बुलंद मकामात पर पाए जाते हैं। इनकी लंबी नीलगों सब्ज़ सुइयाँ होती हैं और ये ठंडी नम जगहों में पाए जाते हैं। वो हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था। हिमालयाई सप्रोस मुकामी तौर पर रंजल के नाम से जाना जाता है। ये दरख्त यहाँ के बुलंद मकामात पर पाए जाते हैं। इनकी शानदार शक्ल और लंबाई इन्हें अलग सा बनाती है। क्योइकस हिमालयाई बिलवत बंच के नाम से मारूफ ये चौड़े पत्ते वाले दरख्त दरमियानी से बुलंद मकामात पर पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी सख्त और पायदार होती है। ये एबीस पिंडरो सिल्वर दरख्त जो प्रो के नाम से जाने जाते हैं। ये दरख्त पहाड़ी इलाकों में माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम है। भोज बिटोला यूटिलिस हिमालयाई बर्च पुत्र के नाम से मशहूर। ये दरख्त ज़्यादातर बुलंद मकामात पर दरख्तों की लाइन में पाए जाते हैं। इनकी छाल को ज़माना कदीम में लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़ाहिर है जंगलांस रिजिया अखरोट मेवों के लिए और चनार तो ख़ज़ा में काबिल दीद होते हैं। वो चुप होकर इसे देखने लगा, जो कब से हूँ हाँ में ही जवाब देती जा रही थी। दरख्त स्वात वादी की कुदरती खूबसूरती और मालियाती दौलत हैं। ये तो कुदरती हुस्न से माला माल है, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी शजरकारी बहुत ज़रूरी है। माहौलियाती गंदगी और ग्लोबल वार्मिंग से बचने का वाहिद हल ये दरख्त ही हैं, जो कुदरत का तोहफ़ा होते हैं, इंसान के दोस्त और माहौल के रखवाले। वो इसकी खामोशी को बहुत महसूस कर रहा था। नाश्ता तो बहुत मज़े का था। इसने मौजू बदल कर देखा। गाड़ी चलाते हुए इसे आधा घंटा हो चुका था, मगर दमला ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो जानता था वो इससे नाराज़ है। वो बच्चा और इसके वालिदैन कराची से थे। अल्लाह का शुक्र है ठीक है, इसकी जान बच गई और वो अब अपने प्यारों से है। रात के वाक़े का हवाला फिर से सुनकर इसका ज़ब्त टूट गया। बहुत शौक़ है तुम्हें सोशल वर्क करने का। वो जो आधे घंटे से चुपचाप इसकी बातें सुनती जा रही थी फट पड़ी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दरिया की लहरें देखी थी? लोगों से इनके प्यारे मिलवाने के चक्कर में खुद अल्लाह को प्यारे हो जाते तो मैं क्या करती? आखिरी जुमला अदा करते हुए इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, क्योंकि इसे वो खौफनाक मंजर रह रहकर याद आ रहा था। अच्छा है ना, तुम्हें आज़ादी मिल जाती, वैसे भी तुम्हें मेरी बेवा बनने का बहुत शौक़ है। वो इसके कहे गए जुमलों का हवाला दे रहा था। अपने ही कहे गए अल्फाज पर इसे बेतहाशा रोना आया, मगर वो रोई नहीं। जस्ट शट अप ओके। इसे लगा था वह मजाकन कुछ कहेगी, लड़ेगी, मगर नहीं। यार क्या हो गया है तुम्हें? कितने दिनों से नोट कर रहा हूँ। अजीब सी हो गई हो। जिस बात पर हंसना होता है तुम रोना शुरू कर देती हो। अजीब खोई खोई सी रहती हो। कभी दीवार की जानिब चेहरा किया, खुद से ही मुस्करा कर पता नहीं क्या सोचती रहती हो, और कभी फजूल रोना शुरू कर देती हो। वो हड़बड़ा सी गई। क्या इसके दिल की कैफियत इतनी ज़्यादा ज़ाहिर हो रही थी? नहीं, ऐसी तो इसने अपनी जानिब की खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं। इसकी आंखों में देखे बगैर बात करना निस्बतन ज़्यादा आसान काम था। तो फिर क्या मसला है? इसके दिल की दुनिया उलट पुलट कर पूछ रहा था कि इसे मसला क्या है। क्या वो वाकई इसका दिलो दिमाग पढ़ नहीं पा रहा था? ये इसके वहम गुमान से भी बलातर बात थी, जो वो तस्वर में भी नहीं सोच रहा था कि इसे क्या मसला है। वो बिन कहे इसके दिल को पढ़ लेने वाला कैसे अपनी इतनी बड़ी ख़ता से बेखबर था। बोलो दमला, क्या मसला है? वो खामोश रही। मेरी बात सुनो, मैंने अवाम की हिफाजत का हलफ लिया था। वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी था, इसे बचाना मेरा फ़र्ज़ था। सोचो अगर इसे कुछ हो जाता तो इसके माँ बाप का क्या हाल होता। सोच सकती हो औलाद को अपनी नज़रों के सामने खो देने का क्या दुख होता है।
خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو کہ اگر اس بچے کی جگہ تمہارا اپنا بچہ ہوتا اور تم بے بسی سے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا دیکھتی اور آس پاس کھڑے لوگ تماشائیوں کی طرح بس نظارہ کر رہے ہوتے تو وہ کیسی جان لیوا بے بسی ہوتی۔ دملہ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ اگر اللہ نہ کرے آئندہ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں کبھی لوگوں کی مدد کرنے سے گریز نہیں کروں گا، صرف اس لیے کہ میرے پیچھے میری فیملی ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اسے اس وقت نظروں سے دیکھتی چلی گئی۔ کچھ عجیب سا احساس تھا، فخر، خوف، غصہ اور سب سے بڑھ کر محبت۔ اس شخص سے نفرت کرنے کی بس ایک وجہ تھی جو وہ شدت سے چاہتی تھی کہ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اس شخص جو انجان بچے کے لیے دریا میں بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دے، وہ نہ اپنے باپ کے دوستوں کی بیٹی اپنی بچپن کی دوست کے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ تم، وہ الفاظ ڈھونڈنے لگی تھی، تم بہت اچھے ہو۔ وہ پہلے چونکا، اس کی جانب دیکھا اور گاڑی روک دی۔ واٹ؟ احتراز یا رمق کے ساتھ وہ ہنسا تھا۔ میں اچھا ہوں، میں یعنی تمہارے بقول ہمال فاروق خان عرف شیطان۔ اس نے بے یقینی سے اپنی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ میر پلیز تنگ مت کرو، چلو۔ اس نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ کسی طرح بات بدلنا چاہتی تھی۔ مسٹر خان نہیں بولو گی؟ مسٹر خان پلیز اپنی ٹرٹر بند رکھیے، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ ہنسا۔ یہ ہوئی نا بات؟ ویسے جب میں اپنی وردی کی نیم پلیٹ پر لکھا ہوا خان پڑھتا ہوں نا، مجھے تم یاد آ جاتی ہو اور پھر میں ہنس دیتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ یعنی تم کام کے وقت بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو؟ تمہارے سپاہی بولیں گے کہ ہمارا آفیسر پاگل اور ذہنی مریض ہے، اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے پتی کو عزت دیتے ہیں، ایسے القابات سے نہیں نوازتے۔ وہ ہنسی۔ پتی؟ چائے کی پتی یا قہوے کی پتی؟ ہمال کو یکدم یاد آیا تھا۔ کیا یاد کروایا یار، ابھی تھوڑا آگے چائے کا ڈھابا ہے، وہاں سے چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ اور کتنی چائے پیتے ہو تم؟ اس نے ہمال کو ٹوکا تھا۔ بی بی ناشتے کے ساتھ ہی پی تھی، 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، 40 کلومیٹر دور۔ چائے قہوہ ہمارا فیول ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں بغیر فیول کے گاڑی چلاتا رہوں؟ 1.5-2 گھنٹے کا سن کر اس کا دماغ مزید خراب ہوا۔ راستے پر ڈپینڈ کرتا ہے، موسم خراب ہو، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہو تو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ اس کا منہ کھل سا گیا۔ آج تو وہ صبح ہی تھک چکی تھی اور پہاڑی راستہ اب دشوار اور چڑھائی والا ہو چکا تھا۔ انجوائے کرنے آئی ہو تو انجوائے کرو، بڈھی روح مت بنو۔ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انجوائے کیا خواہ کروں؟ اگر راستے میں پھر کوئی دریا وغیرہ آ گیا تو تم نے دوبارہ چھلانگ لگا دینی ہے۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ تم نے مجھے خودکش ذہنی مریض سمجھ رکھا ہے؟ اب کی بار دمنہ نے اسے واپس گھر کر دیکھا۔ نہیں، سوات کا جنگلی جانور سمجھ رکھا ہے، اس نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ اگلی بار تمہیں ساتھ لے کر کودوں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ ڈوبیں تو ساتھ ڈوبیں اور تمہیں میری موت کا تکلیف دہ منظر اکیلے نہ دیکھنا پڑے، اوکے؟ وہ مذاق کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ اسی قسم کا کوئی جواب دے گی کہ اسے اس کی موت کا منظر دیکھ کر مزہ آئے گا یا اسے اچھا لگے گا، مگر وہ تو جیسے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں گانا چلانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہو گئے پاگل تیری یادوں میں ہم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ اس نے گانا پلے کیا تھا۔ ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ مجھے اداس گانے نہیں اچھے لگتے۔ یہ کہتے ہوئے ہمال نے خود ہی گانا بدلا۔ وہ سترنگی جادوگری دی، وہ مینا لیونے دا، یہ آنکھیں جادوئی ہیں، یہ محبت دیوانہ ہے۔ جنان جنان، وہ ساتھ ساتھ گنگنانے لگا تھا۔ وہ سترنگی جادوگری دی دا، مینا لیونے دا، جنان جنان جنان۔ جنان چی پکی اسے سو مرخ ہوکلے، دنیا گئے دا، جس دنیا میں میرا محبوب رہتا ہے وہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ جنان جان جنان جنان۔ اس نے پھر سے گانا بدل دیا۔ شاید وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ تو اس کے الفاظ سے ہی پتھر کی ہو چکی تھی۔ زماں گلاب گلاب جنان دے، میرا محبوب گلاب گلاب ہے، وہ ساتھ ساتھ گا رہا تھا۔ ڈیر رائتا گردان دے، مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ ایک بار پھر سے گانا بدل چکا تھا اور دوبارہ جنان لگا چکا تھا۔ دا سترنگی جادوگری دی دا، مینا لیونے دا۔ وہ اپنی گھٹن کو کم کرنے کے لیے گہرے سانس خارج کرتی کھڑکی کھول کر تازہ ہوا لینے لگی۔ انہیں وہاں پہنچتے پہنچتے واقعی تقریباً 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت لگا تھا۔ پہاڑوں کی اونچائی پر واقع مالک جبہ ایک سکی ریزورٹ ہے جو کہ فضا گڈ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سردیوں میں اس کی رونق اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کیونکہ سکی کا کھیل برف باری کا کھیل ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بھی سبزے میں لپٹے پہاڑ مقناطیسی کشش کے ساتھ سیاحوں کی توجہ کھینچتے ہیں۔ یہاں کی چیئر لفٹ اور زپ لائن بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری بھی کی جاتی ہے۔ پکنک، کیمپنگ، ہائیکنگ، ماؤنٹین بائیکنگ، مختلف قسم کے ہوٹلز اور دوسری سرگرمیاں بھی اسی پرکشش مقام پر کی جاتی ہیں۔ اس کا نسبتاً کم اونچائی پر واقع حصہ چارباغ کہلاتا ہے جہاں وہ ابھی پہنچے تھے۔ ہم یہاں رات نہیں ٹھہریں گے، گاڑی محفوظ مقام پر کھڑی کرتے ہوئے ہمال نے کہا۔ شام کے وقت کلام کے لیے نکل جائیں گے۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولا۔ کیوں؟
दमला ने सवाल किया था। भाई प्लान के हिसाब से यहाँ से कलाम महरन झील वगैरह और फिर घर वापस। इसे मायूसी सी हुई। मुझे अभी लाहौर नहीं जाना। वो मुस्कुराया और गाड़ी से निकलता निकलता रुका। लगता है सवात में बहा गया है। वो मुस्कुराई और धीरे से इस्बात में सर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था ना कि यह मोहब्बत की वादी है, एक तिलस्माती जगह जो अपने शहर में जकड़ लेती है। वो इसकी आंखों से नज़रें नहीं हटा पाई। हाँ, ये वादी तिलस्माती मोहब्बत नगरी है और तुम यहाँ के साहिर हो जिसने न जाने मेरी आंखों पर और दिल और दिमाग पर क्या जादू कर दिया है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई अरब दिखाई ही नहीं देता। हाँ, तुम साहिर हो जिसके शहर में कभी आज़ाद नहीं होना चाहती। वो सोचकर मुस्कुराई थी। ओए, हमारे ने इसके आगे हाथ लहराकर इसकी कैफियत को तोड़ा। सुन भी रही हो मैंने क्या कहा? इसने इस बात में सिर हिलाया। क्या बोला है? इसने सवाल पूछा तो हड़बड़ा सी गई, क्योंकि वो तो बस इसकी आंखों में ही खोकर न जाने कहाँ पहुंची हुई थी। उफ बेगम साहिबा, मैंने कहा है कि हम कुछ दिन सवात वाले घर में रहेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम यही रहना, ठीक है? नहीं, वो जल्दी से बोली थी। क्या नहीं? वो इसकी बात नहीं समझा था। मतलब मुझे लाहौर जाना है, वो तुम्हारे साथ का इजाफा न कर सकी। कमाल है यार, थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि तुम्हें लाहौर नहीं जाना। और इसके जवाब का मुंतज़िर था। मेरा मतलब है कि वो अल्फाज ढूंढने लगी। आज ही की तारीख में बात मुकम्मल कर लो ताकि फिर हम आसानी से घूम लें। वो इससे घूर कर रह गई। मुझे सारी जगह घूम कर जाना है। ये वेन जुबा भी सारा, कलाम भी, सारी झीलें भी, जंगलात भी, सब कुछ। वही इसे आंखें खुले देकर हंसता किया। तो यूँ कहो ना, चलो देखते हैं, लेकिन फिर इसके बाद मुझे फ़ौरन लाहौर के लिए निकलना होगा। तो साथ चलेंगे ना? मेरा मतलब है कि अम्मी लोगों से मिले हुए भी टाइम हो गया है। तो वो कुछ सोचने लगा। अच्छा चलो, अभी तो गाड़ी से निकलो ना, फिर देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है। आपने हुक्म दिया है इसलिए मानना तो पड़ेगा ना मुर्शिद जी। वो हंस दी। यानी कि तुम अरबाज लाला की बात को सच साबित करना चाहते हो? दोनों बाहर निकले तो उसने गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक किया। हमारी ने कैमरे का बैग पहना, जबकि दमला ने सिर्फ अपना पर्स लिया और इसका हाथ हमें चल दी। मौसम ठंडा और खुशगवार सा था, जैसे सर्दी का मौसम हो और बादलों ने सूरज को छुपा रखा हो। जीन्स पर सुरमई रंग की गोल गले वाली हल्की सी शर्ट पहने हमारे को तो सर्दी नहीं लग रही थी। अलबत्ता दमला ने खुद को शॉल में लपेट रखा था। ऐसी भी कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आए तो तुम्हें पता है हम पठान हैं, हमसे बचकर रहना बीवी। इसने आखिरी जुमला पश्तो लहजे में कहा तो हंस दी। क्यूट लगते हो ऐसे बोलते हुए। इसने हैरत से देखा। तुम्हें तो हमारी पश्तो हमारे कल्चर से नफरत थी। वो चलते चलते अब काफ़ी भीड़ में आ चुके थे। नहीं, मैंने झूठ बोला था, बकवास की थी। इसने झिझके बगैर इतराफ़ किया। इस जगह से मैं कभी नफरत नहीं कर सकती। सवात मेरे बचपन का, यानी मेरा अपना, मेरे वजूद का हिस्सा है। इसके लोगों से, इसकी तहजीब से मुझे बहुत मोहब्बत है। वो कहना तो चाहती थी कि इसे हर उस चीज़ से मोहब्बत का जिसका ताल्लुक़ तुमसे है, मगर अल्फाज को जैसे ताला लगता था। वो मुस्कुराया। और क्या इस मोहब्बत में माल फारूक खान का भी थोड़ा सा हिस्सा है? हमारे ने सरगोशी सी की तो इसने चौंकर इसकी जानिब देखा, जो बहुत मुंतज़िर सा इसे देख रहा था। वो इसे बताना चाहती थी कि इस हिस्सा तो क्या, इसकी सारी मोहब्बतें ही हमाल फारूक खान के नाम है। सवाद हमाल का है इसलिए इसे सवाद से मोहब्बत है। पश्तो ज़ुबान इसकी है इसलिए इसे इस ज़ुबान से भी मोहब्बत है। मगर वो चुप रही और नज़रें चुरा ली। इसने मुस्कुराकर इसके हाथ को मजबूती से थामा। मजाक कर रहा हूँ, अब मूड मत ख़राब कर लेना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यही काफ़ी है। बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस। इसने इसके बालों को पीछे किया। खुश खुश रहा करो। दमना ने लाशौरी में इसके हाथ थामे और इसकी आंखों में देखा। वो आंखें जिनमें देखकर वो सब कुछ कह देना चाहती थी। वो बोली तो इसकी आवाज़ भर आई थी। तुमने इसने होंठ भेजे। तुम बदला तो नहीं ले रहे ना? वो इस पहली रात वाले ख्वाब के ज़रिए असर थी कि अगर वो इसे अपने दिल की हालत बता दे तो इसे ठुकरा देगा, अपनी फतह का ऐलान करते हुए इसके जज्बात को रोन डालेगा। क्या मतलब? किस बात का बदला? वो समझा ही नहीं था। तो कुछ नहीं, इसने इसके हाथ को छोड़ते हुए कहा। इधर देखो। धीरे से इसका चेहरा ऊपर करते हुए इसकी भरी हुई आंखें देख चुका था। मैं क्यों तुमसे बदला लूँगा? और किस चीज़ का बदला? क्या तुमने मेरी प्रॉपर्टी हथियाई है या मेरी कोई गाय भैंस चोरी की है? वह हंस भी ना सकी। अरे यार, भी जान यहाँ होती ना तो इनको लगता कि मैं तुम्हें सता रहा हूँ और मुझे घर से बाहर निकाल देती। देखो, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम। वो आसपास देखते हुए इसे एक तरफ ले आया जहाँ भीड़ कम थी। यहाँ बैठो। बड़ी सी चट्टान पर इसे बैठने का कहा और खुद इसके बराबर बैठ गया। देखो दमला, इसने नरमी से इसका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं जानता हूँ तुम एहसन चाचू की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम्हें वो याद आते हैं तो मेरे साथ इनकी बातें शेयर करो। अगर तुम्हें रोना हो और हंसना हो तो मैं हूँ ना। इसे बिला वजह ही बहुत रोना आ रहा था। ये भी जानता हूँ कि तुम मजबूरी में मेरे साथ हो और मुझसे बहुत नफरत करती हो। इसने यकदम नफ़ी में सर हिलाया। दोस्तों हम पहले भी थे ना, शोहर के नाते ना सही, एक दोस्त समझ कर तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। रोना हो तो मेरा कंधा हाजिर है, हंसना हो तो मैं साथ हंसूँगा, लड़ना हो तब भी मैं मौजूद हूँ। फिर तुम अंदर ही अंदर किस बात पर यूँ घुट घुट कर जी रही हो? क्या बात सुकून नहीं लेने दे रही? इसके लब हिले। तुम मैं वो बहुत गौर से इसकी बात सुन रहा था।
وہ چاہتی تھی کہ اسے سب کچھ بتا دے، اس سے سوال کرے، شکوہ کرے۔ میں کچھ نہیں، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ہمایوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں انسسٹ نہیں کروں گا۔ جب تم مجھے بتانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاؤ تو بتا دینا، اوکے؟ اس کے ہاتھوں کو تھپتھپاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ بہت ہو گئی ایموشنل باتیں، اب ذرا معلم جبا کو بھی لفٹ کروا لیتے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ پہلے گھڑ سواری یا چیئر لفٹ؟ ہمایوں نے سوال کیا۔ مجھے چیئر لفٹ پر نہیں بیٹھنا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ سبزے سے لپٹے پہاڑ، تازہ سکون آواز ہوا اور نیلگوں آسمان، وہ جیسے کسی نقلی سینری میں موجود تھے۔ سوات کے سبزہ زار کو لش گرینری بھی کہا جاتا ہے۔ تمہارے تو اچھے بھی بیٹھیں گے، چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے لے جانے لگا۔ رکو تو صحیح، ارے مسٹر خان، رکو تو سنو تو۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ چلو، باغ میں کھانے کے مختلف سٹالز جیسے چپس وغیرہ بھی تھے اور بچوں کے لیے کھیلنے، مختلف سرگرمیوں کے مقامات بھی۔ وہیں سے ٹکٹ خریدی جاتی اور چیئر لفٹ پر جایا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی وہیں سے ٹکٹ لی اور کچھ دیر کے بعد وہ چیئر لفٹ پر موجود تھے۔ فضا گٹ والی چیئر لفٹ ایک باکس کی طرح کی تھی جس کے دروازے بھی تھے، مگر یہاں کی چیئر لفٹ مختلف تھی، جس کا چھت، دیواریں اور دروازہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف دو جڑی ہوئی سیٹیں تھیں جن پر سامنے کی جانب سیفٹی کے لیے اسٹینڈز کی طرح کے لوہے کے حفاظتی بند سے تھے۔ یہ کم اونچائی سے سفر شروع کرتی اور بہت آہستہ آہستہ سے اوپر جاتی تھی۔ ایک طرف کا کرایہ الگ اور واپس آنے کا بھی الگ سے کرایہ ہوتا تھا۔ ہمایوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دائیں طرف دملہ اور بائیں جانب میں ہمایوں تھا۔ اس کے باوجود کہ لفٹ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، وہ آنکھیں بھیجے اور ہمایوں کا بازو جکڑے بیٹھی تھی۔ کلمہ پڑھ لو، ہمایوں نے اپنے بازو کو جکڑے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ہمایوں، انسان بنو، مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ میں ہوں نا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر پچھلے سال کی طرح چیئر لفٹ ٹوٹ بھی گئی تو؟ اس نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ کیا پچھلے سال ٹوٹی تھی؟ وہ اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا۔ لفٹ اب آہستہ آہستہ اوپر کی جانب جانے لگی۔ لفٹس اتنی آہستہ سے چل رہی تھی کہ ان کے سوار لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے باتیں بھی کر رہے تھے۔ لو، اس میں کوئی نئی بات ہے؟ ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، خاص طور پر اس چیئر لفٹ کو۔ اس نے مزید مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا۔ آؤچ، آرام سے یار، تم تو میرا بازو ہی اتار دو گی۔ وہ آنکھیں پھر سے بند کر چکی تھی۔ یار، آنکھیں تو کھولو، دیکھو معلم جبا کی خوبصورتی۔ وہ گلے میں پہنے بیگ سے کیمرہ نکالنے لگا۔ آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ اس کا بازو بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ نیچے، بچے کو میری ضرورت ہے، میں چھلانگ مار رہا ہوں۔ ہمایوں، اس نے یکدم آنکھیں کھول کر اسے پکڑ لیا تو ہنسنے لگا۔ دفعہ ہو جاؤ تم۔ اس کی نظر نیچے گئی تو ایک دفعہ حواس باختہ ہوئے۔ وہ کافی اونچائی پر آ چکے تھے کہ پہاڑوں پر تیرتے بادل روئی کی مانند بہت نزدیک نظر آنے لگے تھے۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ منظر تو دیکھو پاگل۔ وہ خوبصورت نظاروں کی تصاویر اور ویڈیوز اتارنے لگا۔ دملہ نے ہمت کر کے نظر دوڑائی تو محبوس سی رہ گئی۔ نیچے دیکھنے پر سبزے کی چادر بچھی ہوئی معلوم ہوتی تھی جس پر ایک ذرا بھی سلوٹ نہیں تھی۔ دیو کامت درخت جو اس دلکشی میں مزید اضافہ کرتے تھے، کسی دل سماتی کہانی کے کردار معلوم ہوتے تھے۔ مکان، دکانیں اور لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ ادھر دیکھو اسماعیل۔ وہ اس کی اڑے اڑے سے رنگ اور بکھرے بالوں والی تصویر اپنے کیمرے میں محفوظ کر چکا تھا۔ بس کرو اور میرا ہاتھ پکڑو، اس نے چڑھ کر کہا تو ہمایوں نے کیمرہ واپس اس کے بیگ میں رکھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ ادھر کرو ہاتھ۔ اس کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو تھام کر اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے لفٹ مزید اوپر جا رہی تھی، نیچے کھڑے لوگ اور دوسری چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی تھی اور ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دھند بڑھ رہی ہے، دملہ کی بات پر وہ ہنسا۔ میڈم، یہ دھند نہیں، بادل ہیں، اس نے اس کی تصحیح کی۔ تقریباً 6 منٹ کے بعد وہ دوسری جانب یعنی آخری سرے پر موجود تھے، جو ایک قلعے کا چھت معلوم ہو رہا تھا۔ آس پاس ریلنگ بنی ہوئی تھی۔ چیئر لفٹ کو آپریٹ کرنے والے لوگ جو یہاں پہنچنے والے سیاحوں کو واپس بھی بھیجتے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر قدم رکھتے ہوئے وہ خود کو بہت تازہ دم سا محسوس کر رہی تھی۔ وہاں سے دائیں بائیں جانب مختلف ڈھابے اور چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی تھیں۔ یہاں کی چھلی میں نے بہت کھائی ہے، چلو تمہیں کھلاتا ہوں۔ وہ کم بھیڑ والی تنگ سے راستے والی جگہ پر اسے لے کر چل پڑا، جہاں قدم رکھتے ہوئے بھی اسے ڈر سا لگ رہا تھا۔ ایک جگہ کونے پر 2 مقامی لوگ چھوٹا سا ٹینٹ لگا کر بڑی سی دیگ سامنے رکھ کر پلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ایک بڑی عمر کا دبلا سا مرد تھا جس نے سر پر نماز والی ٹوپی پہن رکھی تھی، جبکہ دوسرا 16-17 سال کا لڑکا تھا۔ سلام چچا، باخیر راغلے، اس نے اونچی آواز میں کہا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔
पल भर में इनके चेहरे शनासाई से दमकने लगे। ओए मरा कप्ताना। वह गर्म जोशी से इसके गले लग गए तो दमला थोड़ा फासला बनाकर खड़ी हो गई। वो इन दोनों के साथ पश्तो बोलता बहुत प्यारा लग रहा था। वह मुस्कुराई। कितनी प्यारी ज़ुबान है ना पश्तो, इसने खुद से जैसे कहा। यह हमाइल की ज़ुबान है इसलिए प्यारी लग रही है। वह हंस दी। चाचा पहचाना? वो बुजुर्ग दमला को भी कहीं देखे देखे लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, इसने ऐसा से इन्हें सलाम दिया। वालेकुम सलाम बच्चे, दिलता कि ना बच्चे यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने अपनी कुर्सी की जानिब इशारा किया। चचा पश्तो नहीं आती इसको, हमाइल ने उर्दू में ही कहा। कोई बात नहीं बच्चे, हमको उर्दू भी आता है, पंजाबी भी आता है, तुम बोलो, तुमको क्या सुनाए। वो इनके खालिस पश्तो लहजे में कहे गए उर्दू के अल्फाज सुनकर मुस्कुरा दी। दमला तुमने भी नहीं पहचाना? गौर से देखो कौन है। वो इनको पहचानने की कोशिश करने लगी। चचा ये मेरी बीवी है पंजाबी आफत। और दमला ये वो हैं जिनके बाग से हमने अनगिनत दफ़ा फल चुराए हैं। इसके चेहरे पर पहले बेयकीनी फिर शनासाई और खुशी की लहर दौड़ गई। मस्तान चचा? अरे मड़ा कप्ताना, ये तो वो हमारी पंजाब की आफत है ना। वो बचपन में इनकी तरह तरह के नामों से बुलाते थे। फ़खैर रागले बच्चा, फ़खैर रागले। शुक्रिया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो गुस्से वाले दराज कद और पहलवान टाइप चचा इतने ज़ईफ़ और कमज़ोर हो चुके हैं। तुम चारों ने बहुत सताया है हमको। एक इसका वो जुड़वा और नीली आंखों वाला वो मासूम दिखने वाली भला। वो खुलकर हंस दी। बचपन एक दफ़ा फिर रिवाइंड होने लगा था। वो चारों छुप छुप कर इनके बाग में जाया करते और सेब खूबानियाँ आड़ू वगैरह चोरी करके लाते थे। अक्सर इन पर जब इनकी नज़र पड़ जाती तो वो इनके पीछे भागते थे, लेकिन बहुत कम पकड़ाई देते थे। बहुत खुशी हुई ये जानकर बच्चा कि तुम अब हमारे कप्ताना का बीवी हो। पहले हमारा बेटी थी, अब बहू भी हो। वो शर्मिली सी मुस्कान चेहरे पर लाई। बैठो ना बच्चे, ये हमारा पोता है दरिया खान। जाओ बाजी के लिए कुछ खाने को लाओ। इस इलाके के लोगों की मेहमान नवाजी पर इसे कोई शक था ही नहीं, लेकिन मस्तान चचा जैसे शक बेचने पर कैसे मजबूर हुआ, ये बात इसे दुखी कर रही थी। अरे नहीं चचा, फिर कभी आपके घर आएंगे तो खाना खाकर जाएंगे। अभी हमें गरम गरम छली खिला दे, पकौड़े और चाय भी। इनका चेहरा खिल उठा। इधर बैठो तो सही ना। दरिया खान अपने दादा के इशारे पर साथ बनी छोटी सी दुकान से साफ़ सुथरी कुर्सियाँ लेकर आया, जहाँ वो दोनों बैठ गए। देख के अंदर मकई के उबले हुए भट्टे थे, जिनको निकाल कर चचा बहुत मोहब्बत में मिर्च मसाले लगाने लगे। इनका खलूस भरा ये अंदाज़ इनके चेहरे से झलक रहा था। कुछ ही देर के बाद उन्होंने चाय पकौड़े भी पेश कर दिए। वो चाहते तो दूसरी दुकानों में भी जाकर कुछ अच्छा खा सकते थे, मगर यहाँ जो खलूस की लज़्ज़त इनको मिल रही थी वो कहीं और ना मिलती। भट्टे भी बहुत लजीज और चटपटे थे। पकौड़े ना ज़्यादा तीखे ना फीके थे, बस मतवाज़न और मज़ेदार। इस सब के साथ गर्मा गर्म चाय ने मज़ा तबाला कर दिया था। इनके साथ बचपन के वाक़यात दोहरा कर हंसते मुस्कुराते कब वक्त इतना ज़्यादा हो गया पता ही नहीं चला। हमारे ने अपनी घड़ी देखी तो उठ खड़ा हुआ। नाश्ता शुभ, देर हो गई। वो अब शायद थोड़ी देर और रुकने के लिए बहस कर रही थी। इसे समझ नहीं आई थी, बस कुछ कुछ अल्फाज उर्दू में भी एक जैसे थे। इनकी जोर तोड़ कर वो ये समझ गई कि वो चचा को समझा रहा था कि इन्हें आज ही कलाम के लिए भी निकलना है, इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी सारा मालम जबा देखना होगा। तवील बहस के बाद चचा आखिर मान ही गए और इनको अलविदा कह दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चचा हमें यूँ मिलेंगे यहाँ मालम जबा की ऊँची पहाड़ियों पर, वो भी मक्के ही बेचते हुए। इसने अफसोस से कहा। मालिस का हाथ मजबूती से थामे से ट्रैक पर चलता हुआ दुकानों से गुजरता जंगल वाली तरफ आ चुका था। यहाँ तस्वीरें ने कैमरा निकाल कर इसने दमला को थमाया और इसे अपनी तस्वीरें लेने का कहा। असल में चचा अपना कर्जा उतारने के लिए बाग कई साल पहले बेच चुके हैं और अब सब कुछ तो तुम देख ही चुकी हो, ऊपर से टीबी की बीमारी। इसे बहुत अफसोस हुआ और तुमने इन्हें खाने का बिल तक पे नहीं किया। इसे इसकी हरकत पर गुस्सा आया। वो मुझसे कभी बिल नहीं लेते, अगर ज़बरदस्ती देता तो इनके खुलूस और मोहब्बत की तौहीन समझते। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी का उधार नहीं रखता, किसी न किसी तरीके से चुका देता हूँ। मस्तान चाचा के साथ मेरे मामलात और तरह के हैं, तुम बस तस्वीरें लो मेरी। इसने ऊंची सी जगह पर खड़े होकर शाहरुख खान का स्टाइल बनाए बाजू फैलाए तो वह हंस दी। दराज का शाहरुख खान। वो तस्वीरें खींचती हुई हंसी। अरे नहीं तो हम तो फवाद खान हैं, अब्दुल कदीर खान है, जान शेर खान और जहांगीर खान है। खान मेड इन पाकिस्तान है। वह हंस हंस कर पागल सी हो रही थी। हंस क्यों रही हो बिलबतौरी? इस तक आकर इसने इसकी नाक खींची। ये मत किया करो मिस्टर खान, इसने मुंह बसोरा। अपनी छोटी सी नाक पर इतना गुस्सा सजाओगी तो ये तो करूँगा ना। इससे कैमरा लेकर अब वह बैग से सेल्फी स्टिक निकाल कर इस पर लगाने लगा। तुम्हारे पास ये भी
थी। इसने हैरानगी से सवाल किया। हाँ, वो फ़ज़ाक़त में तो याद ही नहीं रहा। इसने बेयकीनी में सर हिलाया। कोई हाल नहीं तुम्हारा पागल। वो इसका हाथ हमें आराम आराम से चल रहा था ताकि वो कहीं गिर न जाए। दुकानों से होते हुए वो पुरकशिश मनाजिर को अपनी और कैमरे की आंख में महफूज करते हुए मालूम जबा के जंगल और ऊंचाई पर मौजूद किला नमा मुकाम से होते हुए वापस चेयर लिफ्ट की जानिब आए जहाँ इससे ने पहले दमला को बैठने का कहा। आ भी जाओ अब, वो कह रही थी जब हमाइल की जगह एक मोटी सी औरत इसके साथ आ बैठी। हमाइल इसने मुड़कर देखा तो हंस रहा था। तुम्हें जिप लाइन से डर लगता है, मुझे नहीं, इसलिए मैं पहले ही वो वापसी की टिकट जिप लाइन के लेकर आया था। यहाँ से जाओ और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के बाहर इंतज़ार करो। इसका दिल चाहा वो इसका सर फोड़ दे, मैं तुम्हें खाई से धक्का दे दूंगी। वो बोल रही थी कि लिफ्ट चल पड़ी। अब तो इसका बाजू भी नहीं था जिससे जकड़कर वो आंखें बंद कर ली थी। वो बार बार मुड़कर हमारे को देख रही थी और औरत गिरने के डर से इसे मना कर रही थी। जब लिफ्ट इतने फासले पर पहुंच गई कि इसे वो नज़र आना बंद हो गया तो इसने आंखें मीच कर लोहे की सीट को मजबूती से थाम लिया। इसे लगा कि ये 6-7 मिनट इसकी ज़िंदगी का तवील तरीन वक्त था। जैसे तैसे जब इसके कदम ज़मीन पर लगे तो इसने शुक्र अदा किया। इसका सर फाड़ने की नीयत से वो पैर पटकते हुए इसी जगह पहुंची जहाँ इसने कहा था। थोड़ी देर से वो इसे जिप लाइन पर आता हुआ दिखाई दिया। इसने इसे नीचे उतरता हुआ देखा, फिर बाल संवार कर अपनी जानिब आता देखकर तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ी और कंधे पर मौका रसीद किया। क्यों अकेला छोड़कर चले गए थे? तुम्हें पता है मुझे डर लगता है। तुम्हें अच्छी तरह पता है। वो रुहासी हो गई। अरे लोग देख रहे हैं। इसने मुस्कुराकर इसकी तवज्जो दिलाना चाही। देखते हैं तो देखते रहें, तुम बेहिस और खुदगर्ज इंसान हो। वह हंसा। अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझे कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। वह मज़ीद चिढ़ गई। मुझे घर जाना है, अभी के अभी वापस चलो। वो इस पर बहुत गुस्सा थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इसे यूँ अकेला छोड़कर खुद जिप लाइन के मज़े लेने चला जाएगा। अच्छा अच्छा, काम डाउन, आओ कुछ खा भी लेते हैं फिर बात करते हैं। इसे पुरसुकून करने की नाकाम कोशिश करते हुए वो बोला था। नहीं, मुझे घर जाना है अभी के अभी। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। अच्छा चलते हैं चलते हैं। आसपास के लोगों की नज़रों से बचते हुए वो इसका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया। मुझे घर जाना है तो जाना है। इसने गहरी सांस ली। अकेले आने में क्या मसला था? कुछ हुआ? तुम गिरी? कहीं चोट लगी? अगर गिर जाती तो, चोट लग जाती तो? वहाँ सुनता रहा। गिर जाती तो उठाने के लिए मैं यही मौजूद था। चोट लगती तो मरहम भी लगाता। लेकिन तुम्हें अकेले अपने डर को फेस करना भी सीखना होगा। हर दफ़ा तुम्हें सहारा देने के लिए मेरा बाजू नहीं होगा। तुम्हें गिरकर खुद उठना भी होगा और अपने ज़ख्मों पर खुद मरहम भी रखनी होगी। इसे इसकी मंतक पर बहुत गुस्सा आया। यानी कि तुम मुझे गिरता हुआ, ज़ख्म खाता हुआ देखना चाहते हो? नहीं, तुम्हें गिरकर उठते हुए देखना चाहता हूँ। अपने डर से लड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हें बहादुर देखना चाहता हूँ। इसके कंधों पर हाथ रखते हुए इसने कहा। ज़िंदगी फेरी टेल नहीं है। हम यहाँ मुसीबतों आजमाइशों का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन इनसे बिल्कुल बच नहीं सकते। तुम्हें मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम मेरे बगैर भी बहुत कुछ हो, बहुत बहादुर हो। इतनी छोटी छोटी बातों पर डर जाती हो तो आइंदा आने वाली आजमाइशों का कैसे मुकाबला करोगी? इसे इसके झूले और मुसीबतों वाली मंतक समझ नहीं आ रही थी। बस गुस्सा ही गुस्सा था। बात तो मत बदलो। तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तो अगर मैं हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊं तो? वो इतना अचानक बोला था कि वो अपनी जगह से हिल ही ना सकी। ये क्या बकवास है? कहाँ जाओगे तुम? कहीं नहीं जा रहा, बस तसव्वुर करवा रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए और तुम्हें कहा जाए कि इस वादी में तुम्हें कोई दिन अकेले सर्वाइव करना है तो क्या करोगी? वो अजीब बातें करता था। मुझे नहीं पता, और अगर तुम्हें इतना शौक़ है मुझे छोड़ने का तो शौक़ नहीं है दमला। तुम्हें इन छोटी छोटी चीज़ों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने डर पर काबू कैसे पाया जाता है। इसने इसके हाथ झटके। मुझे कुछ भी नहीं सीखना। आज झूले पर अकेला छोड़कर चले गए थे, कल क्या भरोसा ज़िंदगी से ही निकाल कर अकेला छोड़कर चले जाओ। अब बहुत ओवर इमोशनल हो रही हो। इसके आंसू बह निकले। गलती की मैंने जो तुमसे। वो खामोश हो गई। मुझसे क्या? इसने नज़रें चुराई। कि तुमसे यहाँ लाने का कहा। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। बहादुरी सिखाने के और भी बहुत तरीके हैं। अकेले छोड़कर जाना ज़रूरी नहीं था। अच्छा सॉरी। इसने हमेशा की तरह हथियार डाल दिए। कमला ने रुख दूसरी जानिब कर लिया। सॉरी ना। वो इसकी जानिब हुआ लेकिन इसने फिर से चेहरा घुमा लिया। सॉरी। वो कान पकड़कर उठा बैठा करने लगा। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो बेशक जान से मार डालना, ठीक है? इसने रुख इसकी जानिब किया। सॉरी ना। वो कुछ सोचने लगी तो हमाल खड़ा हुआ। सॉरी ना बिलबतौरी। इसने आंसू साफ करते हुए हमाल की जानिब देखा। एक शर्त पर, मानो तो सही। सारी शर्तें मंजूर। एक बच्चा रोते रोते न जाने कहाँ से आखिर इनके सामने खड़ा हो गया। इसकी उम्र 2 साल के करीब करीब थी और वह बिलक बिलक कर रो रहा था। उन्होंने आसपास देखा मगर इसके माँ बाप कहीं नहीं थे। बच्चा हमाल की टांग को
पकड़ कर चिपक कर रोने लगा। बाबा इसका रंग भग से उड़ा। अरे कौन बाबा? इसने दमला की जानिब देखा जो मुँह खोले कभी इसे कभी बच्चे को देख रही थी। मेरा नहीं है कसम से। अरे कौन हो तुम बेटा? ऐसे नहीं कहते, छोड़ो। अपनी शामत नजर आई तो वो झट से सफाई में एहतजाजन बोला था। अल्लाह अल्लाह करके तो वो मानी थी, अब अनजाने कहाँ से ये मुसीबत बच्चे के रूप में आकर इसके गले पड़ गई थी। अरे छोड़ो यार। इसने परेशान कुन नज़रों से तमला को देखा, मगर वो हंसी पर जब्त किए जानबूझकर मसनूई हैरत ज़दा तासुरात बनाए खड़ी थी जो हमाल को और भी परेशान कर गई। कहाँ का बाबा? किसका बाबा? मेरी तो इसे शक्ल भी नहीं मिलती, देखो ज़रा, कसम से मेरा नहीं है, इसने बेचारगी से कहा तो तमला ने होंठ खींचकर हंसी रोकी। बाबा बाबा, वो शौक ज़्यादा तासुरात बनाए, कभी इसे देख रही थी तो कभी बच्चे को। हमाली इसको उठा भी नहीं पा रहा था इसी वजह से कि कहीं वो कुछ और ही ना समझ ले। बाबा बाबा बाबा, अरे देखो बच्चा बिलक बिलक कर हलकान हुए जा रहा है। बाप के काम देखो, इतना नहीं हो रहा कि उठा ही ले। और माँ पास खड़ी मुँह देख रही है। कैसे माँ बाप हैं तोबा। पास से गुजरती एक औरत का तबसरा सुनकर दमला का चेहरा एकदम से लाल हुआ था। हमाल की गैर होती हालत को भूलकर अब वो हड़बड़ाहट में नज़रें चुराने लगी थी। अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अब की दफ़ा इसकी हालत पर। हमाल की हंसी छूटते छूटते रह गई। वो इसका सुर्ख होता चेहरा देखकर हंसी जब्त कहने लगा। अरे यार चुप हो जाओ बाबा, वही से बार बार उठाने का कह रहा था। दमला को देखते हुए वो कुछ झुचका और तरस खाकर बच्चे को उठा लिया। चुप इसे अपनी बाहों में लेते हुए वो इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। अब इसके माँ बाप को कहाँ ढूंढे? वो परेशानी में आसपास देखने लगा। तुम्हारे साथ ही बच्चे आकर चिपक जाते हैं, वो चिढ़कर बोली। पहले फजाकट में और अब यहाँ भी। तुम ऐसा करो, पुलिस की नौकरी छोड़ो और बेबी सीटर बन जाओ। वो हंसा। आइडिया बुरा नहीं है, मुझे वैसे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। इसे हवा में उछालते हुए इसने पकड़ा तो बच्चा खिलखिला उठा। लेकिन मुझे ऐसी टी टैं करने वाली मखलूक बहुत बुरी लगती है, इसने बाजू बांधते हुए कहा। पत्थर दिल हो तुम भला, ये मखलूक भी किसी को बुरी लग सकती है, इसने बच्चे को गुदगुदाते हुए कहा। तुम्हारी ममता वाली फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो रही हैं मिस्टर एएसपी। इसके माँ बाप को ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ही निकले, और अगर ऐसा हुआ ना तो तुम कल का सूरज नहीं देखोगे, इसने खतरनाक तेवर दिखाते हुए कहा। खुदा का खौफ करो यार, क्यों मुझे मासूम पर इल्ज़ाम लगा रही हो? वैसे भी मैंने दमला की जानिब शरारती निगाहों से देखा। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो क्या मैं इसे यूँ अकेला छोड़ देता? इसे और इसकी माँ को साथ साथ रखता, अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखता। ऐसे इसने बच्चे को अपने साथ लगाते हुए कहा। और मैं इसे कहता कि मीर मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है। इसने नासमझी में इसे देखा। मीर वहाँ हंस दी। ताशा कहती थी कि हम दोनों में से भी जिसकी पहली शादी हुई और अल्लाह ने इसे बेटा दिया तो पहले बेटे का नाम हम में से कोई आलमीर खान रखे। जरताशा का नाम लेते हुए इसकी आंखों में फिर से वो कर्ब और वीरानी फैली जो वो हमेशा इसके या शामिल के जिक्र पर देखा करती थी। खैर, अगर वहाँ शामिल ने वाकई शादी कर ली है और इसकी कोई औलाद है तो यकीनन इसने बेटे का नाम यही रखा होगा, और अगर बेटी है तो जरताशा इसकी आंखें भर आई थी। हमारे इसके माँ बाप यहीं आसपास होंगे, आओ ढूंढते हैं। इसका ध्यान भटकाने के लिए इसने कहा। ओह हाँ, चल तो वहाँ सामने पूछते हैं। बच्चे को बाहों में लिए वो इसके साथ साथ चल पड़ा। दुबई के आलीशान होटल की खिड़की से डूबते सूरज का मंजर किसी पेंटिंग की माने तो मालूम हो रहा था। भांत भांत के लोग अपने आप में मगन, कुछ खाने में मसरूफ थे तो कुछ गप्पें उड़ाने में। इन लग्जरी टेबल्स के बीच एक टेबल पर वो चेहरे पर ढेरों बेजार के लिए बाहर बाहर घड़ी को देख रहा था। सलीके से सेट शुदा बाल सियाह सूट जिसका ब्लेजर इसने कुर्सी पर डाल रखा था। सफ़ेद शर्ट के बाजू मोड़कर कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे। आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस और पुरकशी चेहरे पर अजीब सी सख्ती सी थी। इसे जैसे ज़बरदस्ती किसी का इंतज़ार करने को बिठाया गया था। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद वो उठने ही वाला था कि इसे अपने पीछे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो बैठे बैठे ही मुड़ा। इतने सालों का फासला पल भर में तय हुआ था। सामने खड़ा शख्स जो खुद को बहुत मजबूत समझता था अपनी आंखों की नमी को छुपा नहीं पाया। इसके होंठों की लर्जिश वो देख सकता था। कैसे हो? खड़े हुए नीली आंखों वाले हैंडसम ने शख्स ने लड़खड़ाहट भरे लहजे में सवाल किया। तो तुम? वो इसका हाथ झटककर एकदम खड़ा हुआ जैसे इसे इसके आने की उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे वो पैगाम पहुंचाया था। दांत पीसे हुए अपनी आवाज़ को हद दर्जे तक आहिस्ता रखने की कोशिश करते हुए इसने पश्तों में सवाल किया। हम बैठकर बात कर सकते हैं। इसने अपना कोट उठाया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गाजियान आलम खान चेहरा और आवाज़ दोनों हमाल के थे, मगर तासुरात, लहजा और नफरत की वो फनकार हमाल की हो ही नहीं सकती थी। मुझे भी तुमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है शामिल, लेकिन किसी की मासूम ख्वाहिश ने मुझे मजबूर किया है कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊँ। इसने अपनी जैकेट की जेब से एक खाकी लिफाफा निकाला। मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है इसे कहो कि मुझे सबसे नफरत है, मेरा पीछा छोड़ दो। सब गाजी कुछ लम्हे ठहरा और आंसू पर जब्त किया। वो चेहरा इसने कितने सालों बाद देखा था, इस जैसा
कोई मर्द भी टूट गया था। इसने आंसू अंदर खींचे और लहजा हमवार किया, तुमसे बहस करना या तुम्हें समझाना फजूल है। मैं बहस नहीं करने आए। इन सालों में हमने तुमसे रब्ता करने की कितनी कोशिश की, ये शायद तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जैसा लालची और खुदगर्ज इंसान मैंने सारी ज़िंदगी नहीं देखा। शामिल फारूक खान, तुम समझाने की कोशिशें में मैं बहुत पहले तर्क कर चुका था, लेकिन किसी के वादे ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आखिरी दफ़ा कोशिश करूं कि शायद तुम्हारी मरी हुई गैरत जाग जाए। इसने इसे लिफाफा थमाया। बकवास बंद करो गाजियान, मेरी गैरत ही है जो मुझे वापस नहीं जाने देती। अगर मैं बगैरत होता तो कब का इसे माफ़ करके गले लगा चुका होता। गाजियान कर्ब से हंसा। पहले मुझे तुम पर गुस्सा आता था, अब दर्द आता है। और तुम क्या इसे गले लगाओगे? वो खुद अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। तुम मिन्नतें भी करोगे ना, वो तब भी नहीं मानेगा। तमला से इसका रिश्ता था, मगर तुम्हारी क्या लगी थी जो तुम इसकी वजह से यहाँ मजनू बने बैठे हो। इसकी शादी जैसे भी हुई, लेकिन वो इसकी बीवी थी। तुम कौन थे? किस हक से तुमने इसकी बीवी के मुतालिक वो बातें की जिस दिन तुम इससे लड़कर मुल्क छोड़कर दफ़ा हो गए? वो बोलकर चुप हुआ तो शामिल के पास जवाब नहीं था। बोलो, जैसे भी इसने शादी की मैं गवाह था इसका निकाह का, जो भी हुआ। लेकिन तुम किस हैसियत से इससे लड़कर गए थे? क्या लगते थे तुम? दमला की शामिल की खामोशी देखकर इसे मज़ीद तकलीफ हुई। नहीं है ना कोई जवाब? इस बात पर गौर ज़रूर करना। खैर, मेरे पास वक्त नहीं है, बस बताने आया था कि वहाँ पाकिस्तान में कोई तुम्हारा मुंतज़िर है। एक बार सिर्फ पुरानी दोस्ती की लाज रखकर ये ख़त पढ़ो, और अगर थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा हो या खून मुकम्मल तौर पर सफ़ेद ना हुआ हो तो तुम हमारे को इसने होंठ भेजे। अगर तुम्हारा खून आज भी वही है ना, तो ये ख़त पढ़ कर तुम ज़रूर वापस जाओगे। और अगर तुम बिल्कुल मर चुके हो और इतना हौसला है कि ये ख़त फेंक सको, तो बेशक फाड़ कर फेंक देना। इसने ज़बरदस्ती शामिल के हाथ में वो लिफाफा थमाया। वो बिल्कुल खामोश था। मेरे पास यहाँ तुम्हारे इल्ज़ामात और नफरत सहने का वक्त नहीं है। जितना जल्दी हो सके वापस पहुँचो, वरना मीर मेरे वादों पर भी यकीन नहीं करेगा। मीर के नाम पर इसके दिल को कुछ हुआ। अपना भाई याद आया, जिसे न जाने कितने सालों से इसने देखा ही नहीं था, लेकिन वो चेहरे पर सख्ती ले आए। अपने मीर से कहना कि मेरे बगैर वो मुकम्मल है, कोई ज़रूरत नहीं इसे तीसरे बंदे को सिफारशी बनाकर भेजने की। 5 साल से इसने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। मैं वापस जाना चाहता था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं सब कुछ भुला दूंगा, इसकी हर गलती भुला दूंगा, मगर अब 5 साल के बाद इसे एक खत भेजने की याद आई है। गाजिया ने खामोशी से इसकी बात मुकम्मल होने दी। इसके मुंह पर मार देना ये खत। मैं अपने वीरों का नन्हा सा दिल नहीं तोड़ सकता। पढ़ो इसे, वरना शायद खुद से भी कभी नजरें ना मिला पाऊँ। इसने सख्ती से कहा। क्या हमाल तुम्हारा मुलाजिम था जो तुम्हारी मिन्नतें करता रहता? तब तुम आते। तुम्हारी हर धर्मी ने बहुत सी जिंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं शामिल, लेकिन अब मजीद नहीं। जाओ और अपना फैलाया हुआ गंद समेटो। गाजियान फनकारा। शामिल को इस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे सामने कभी मत आना गाजियान, तुमने भी मुझे धोखा दिया था। दफ़ा हो जाओ। और इस खत को, तुम्हें बीजान और जरताशा की कसम है, इस खत को पढ़ो। वो इसे एक जुमले में चप कर चुका था। कोई तुम्हारा शिद्दत से मुंतज़िर है। इसका कंधा थपथपा कर वो मुड़ गया। इसकी आंखों में कर्ब की रमक थी। शदीद ख्वाहिश थी कि वो इसे गले लगाए, मगर सामने खड़ा शख्स बेहिस था। इसे खून की रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी, तो बचपन की दोस्ती की क्या लाज रखता। शामिल कभी लिफाफे को देख रहा था तो कभी मरे मरे कदम उठाते गाजियान को। मीर का नाम एक बार फिर से इसकी ज़िंदगी उल्टने को तैयार था। इसने लिफाफे को मुट्ठी में भेजा और कोट उठाकर चल दिया। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।